जय हिंद। एक महिला आईएएस अधिकारी यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद अपने कैडर में जाकर अपने जिले में एज अ प्रोबेशनर ज्वाइन करती है। ज्वाइन करने के बाद वो कुछ मांगे कथित तौर पर रखती है। वो कहती है कि मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक दफ्तर चाहिए, मुझे अपनी सिक्योरिटी में एक कांस्टेबल चाहिए और इसके साथ ही स्टाफ भी चाहिए जो मेरे अंडर में काम करे। हालांकि कलेक्टर ऑफिस ये कहता है कि प्रोबेशनर यानी ट्रेनिंग में आईएएस अधिकारी को ये सब सुविधाएं नहीं मिल सकती। अब इसके बाद जब विवाद बढ़ जाता है तो कुछ और बातें निकलकर सामने आती हैं। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस आईएएस अधिकारी ने अपना एग्जाम, अपनी परीक्षा फिजिकल डिसेबल कैटेगरी में दी थी। यहां तक तो सब ठीक था, पर इन्होंने यूपीएससी की 2 साल की परीक्षाओं के दौरान अपनी कैटेगरी भी बदल दी। एक बार कैटेगरी 1 में और दूसरी बार कैटेगरी 5 में इन्होंने परीक्षा दी। अब यहां तक भी ठीक था, मगर इसके बाद यूपीएससी के मेडिकल बोर्ड ने इनकी डिसेबिलिटी को चेक करने के लिए 6 बार इन्हें बुलाया, पर कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये यूपीएससी के मेडिकल बोर्ड में सिर्फ एक बार गई, और जब गई तो उसके बाद मेडिकल बोर्ड ने एमआरआई करने के लिए दिन फिक्स किया, जिसके बाद ये वहां पर नहीं पहुंची। कुल मिलाकर इस पूरी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया कि क्या इस आईएएस अधिकारी ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाई है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ ही कमेंट करना ना भूलें। इस केस के बारे में पूरी तरह जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें। अब पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा इस आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के पास, जो कि यूपीएससी का एग्जाम देती है और आईएएस में क्वालिफाई कर जाती है AIR 841, यानी कि पूरे देश भर में ऑल इंडिया रैंक 841 लाकर। 841 रैंक में इन्हें आईएएस इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने डिसेबल कैटेगरी में अप्लाई किया था। अब ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इन्हें कैडर मिल गया महाराष्ट्र की ही रहने वाली हैं और महाराष्ट्र का ही इन्हें कैडर मिल गया। यह भी बड़ी कोइंसिडेंस की बात है कि पुणे की ही ये रहने वाली हैं और पुणे में ही इन्हें पहली पोस्टिंग भी मिल गई। अब ये वहां पर जाकर ज्वाइन कर लेती हैं, मगर ज्वाइन करते ही ये अपनी कुछ डिमांड्स कलेक्टर ऑफिस के सामने रखती हैं। कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इन्होंने अपनी डिमांड रखी कि मुझे एक लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए। दूसरी डिमांड इन्होंने रखी कि मेरे पास मेरा एक अपना ऑफिस होना चाहिए। तीसरी डिमांड इन्होंने रखी कि मेरे पास हर टाइम ड्यूटी पर एक सिपाही होना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसके साथ ही मेरे पास स्टाफ होना चाहिए जो मेरे अंडर काम करे। अब ये 4 मांगे जब इन्होंने रखी तो ये सुनकर हर कोई हैरान था, क्योंकि रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कलेक्टर ऑफिस का कहना था कि किसी भी नए आईएएस अधिकारी को जो अभी ट्रेनिंग में हो उसे ये चारों चीजें नहीं मिल सकती। पर यहां तक तो सब ठीक था। हो सकता है कि आईएएस अधिकारी रूल से अनजान हो, मगर उनके पिता जो कि स्टेट सिविल सर्विसेज के पीसीएस अधिकारी रह चुके हैं, उसके बाद आईएएस में प्रमोट हुए, उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी बेटी को ये 4 चीजें नहीं मिली, उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया गया, तो रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक मैं सीनियर अधिकारियों को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दे दूंगा। यानी कि एक तरह से दबाव बनाने की, एक्सट्रीमली प्रेशराइज करने की कोशिश पिताजी की ओर से भी की गई। अब जब यह सब कुछ हुआ तो इसे भी बर्दाश्त किया जाता, मगर हद उस दिन हो गई जब वहां पर मौजूद एडिशनल कलेक्टर एक दिन कहीं दौरे पर निकले। अजय मोरे नाम के एडिशनल कलेक्टर, जो कि खुद एक आईएएस अधिकारी हैं, वो फील्ड में निकले। उसके बाद अचानक से पूजा नाम की आईएएस अधिकारी उनके कमरे में आती है और अपनी नेम प्लेट लगा देती है। नेम प्लेट के साथ ही अपना फर्नीचर वहां पर रख देती है। कुल मिलाकर उनके दफ्तर में कब्जा कर लेती हैं और वहां पर बैठने लग जाती हैं। इसके साथ ही जो वहां पर स्टाफ होता है उसको वो कहती हैं कि मुझे एक लेटर हेड मेरे नाम पर, विजिटिंग कार्ड, पेपर वेट, नेम प्लेट, सील, इंटरकॉम, ये सब कुछ मेरे कमरे में फैसिलिटी के तौर पर चाहिए। अब जैसे ही ये खबर कलेक्टर साहब को दी गई
तो वो भी सुनकर ये सारी बातें हैरान थी। हालांकि उन्हें व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू और दूसरे लोगों के थ्रू ये डिमांड्स लगातार रखी जा रही थी। अब ऐसे में जब ये डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो कलेक्टर साहब ने कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक स्टेट की चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिख दिया। अब कलेक्टर की ओर से जब लेटर लिखा जाता है, कड़े शब्दों में लिखा जाता है, तो उसके बाद इस अधिकारी को यहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है वाशिम में। अब वहां से जब ट्रांसफर होती है तो इसके बाद ये पूरा विवाद सुर्खियों में तब्दील हो जाता है। आखिर क्या पूरा विवाद था, ये समझने के लिए हर कोई कोशिश करता है, फैक्ट्स को एनालाइज करता है। बहरहाल इस अधिकारी की जो ट्रेनिंग है वो 2025 में 30 जुलाई को खत्म होनी है। उससे पहले इन्हें ये सुविधाएं नहीं मिल सकती जिनकी ये मांग कर रही थी। अब इस बीच जो कुछ हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इस अधिकारी ने अपना आईएएस कैसे क्वालिफाई किया, उसको लेकर भी खबरें मीडिया में प्रकाशित होने लगी। पूजा नाम की इस आईएएस अधिकारी ने साल 2019 में सबसे पहले अपना यूपीएससी का एग्जाम दिया, जिसमें उनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, मगर फाइनल लिस्ट में नाम उनका नहीं आया। और इसके बाद साल 2021 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति मिल गई। दरअसल ऐसा होता है कि जिनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आता, जो वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं, उनकी लिस्ट आगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा मांगी जाती है और कुछ डिपार्टमेंट्स में उन्हें रिक्रूटमेंट मिल जाती है। इसी कोटे में इन्हें साई में रिक्रूटमेंट मिल गई। अब सबसे अजीबो गरीब बात जो रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक देखने को मिली वो ये थी कि इन्होंने जब पहली बार साल 2019 में अप्लाई किया था तो कैटेगरी 1 पीडब्ल्यूडी जो कि डिसेबिलिटी कोटा होता है, तो इन्होंने अपने आप को लो विजन वाला कैंडिडेट बताया था, यानी कि इन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है, आंखों की रोशनी कम है। मगर जब अगली बार इन्होंने एग्जाम के लिए अप्लाई किया तो इस बार इनकी जो कैटेगरी है वो 1 से 5 हो गई। यानी समझ रहे हैं, पहली बार कैटेगरी 1 और इस बार कैटेगरी 5। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो नॉर्मल चीज है, मगर ये नॉर्मल नहीं, इसमें काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं। कैटेगरी 5 तरह की होती है, 1 2 3 4 5। जो डिसेबिलिटी की कैटेगरी है उसमें अगर पांचों को देखें तो सबसे पहली होती है लो विजन की। दूसरी कैटेगरी जो है वो होती है हार्ड ऑफ हियरिंग एंड डेफ, यानी कि जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो ये कैटेगरी उनकी होती है। जो तीसरी कैटेगरी है वो होती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग लेप्रोसी। इसमें ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी इंक्लूड होती है। चौथी कैटेगरी होती है ऑटिज्म की, मेंटल इलनेस की, स्पेसिफिक नॉलेज डिसेबिलिटी की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, तो ये सब इसमें आते हैं। वहीं पांचवी कैटेगरी होती है मल्टीपल डिसेबिलिटीज की, यानी कि ये जो चारों डिसेबिलिटीज हैं ये सारी मिलाकर कम ज्यादा इस व्यक्ति में है। तो कुल मिलाकर अगर कैटेगरी 1 में जो कट ऑफ है वो 800 तक जाती है तो कैटेगरी 5 में जो कट ऑफ है वो 500 तक जाएगी। इतना ज्यादा डिफरेंस यूपीएससी के एग्जाम में आ जाता है सिर्फ कैटेगरी की वजह से। अब 841 रैंक इस अधिकारी का आ जाता है और इसके साथ ही महाराष्ट्र कैडर, घर का ही जिला इन्हें मिल जाता है। अब जो यूपीएससी है सभी कैंडिडेट्स जो कि डिसेबल होते हैं उनकी डिसेबिलिटी को चेक करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करता है। उसी बोर्ड के गठन में इस अधिकारी को तकरीबन 6 बार बुलाया गया, मगर इस अधिकारी ने जाकर वहां पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। सबसे पहली बार इन्हें बुलाया गया 22 अप्रैल 2022 को एम्स में इन्हें बुलाया गया, कहा कि यहां पर आप आइए, मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, यहां पर आकर आप अपना चेकअप करवाइए। मगर एम्स में ये नहीं गई 22 अप्रैल 2022 को। इसके बाद इन्हें बुलाया गया 26 मई 2022 को, 26 मई को भी नहीं गई। इसके बाद 27 मई को बुलाया गया, 27 मई को भी नहीं गई। उसके बाद 1 जुलाई 2022 को बुलाया गया, तब भी नहीं गई। और फिर इन्हें बुलाया गया 26 अगस्त 2022 को। 26 अगस्त 2022 को फाइनली ये जाती हैं मेडिकल बोर्ड के पास अपना चेकअप करवाने के लिए। अब मेडिकल बोर्ड 26 अगस्त को जब इन्हें देखता है तो वो कहता है कि आपकी एमआरआई करनी पड़ेगी और एमआरआई के लिए हम आपको एक डेट दे रहे हैं, इस डेट पर आना पड़ेगा। 2 सितंबर की डेट एमआरआई की दी जाती है, मगर 2 सितंबर को यह अधिकारी फिर से मेडिकल बोर्ड के पास एमआरआई करवाने नहीं पहुंचती, बल्कि होता यह है कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर एमआरआई करवा के वहां की रिपोर्ट लाकर सबमिट कर देती हैं, जिसे यूपीएससी नहीं मानती। यूपीएससी उस पर ऑब्जेक्शन उठाती है और फाइनली मामला कैट में यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में पहुंचता है, जहां पर कैट इस अधिकारी के खिलाफ फैसला सुनाती है। मगर इस अधिकारी के खिलाफ फैसला सुनाने के बावजूद इनकी उस
प्राइवेट हॉस्पिटल की एमआरआई रिपोर्ट को रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एक्सेप्ट कर लिया गया और इनकी एंट्री आईएएस में हो जाती है। बहरहाल इस अधिकारी को लेकर और भी कई तरह की परतें खुल रही हैं, वो भी आपको बताते रहेंगे, मगर इस पूरे मामले से हमें सीख ये मिलती है कि हम कितने भी बड़े अधिकारी बन जाएं, सबसे पहले हमारे अंदर गुरूर किसी बात का नहीं आना चाहिए। और दूसरी सीख ये मिलती है कि कभी भी कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। जय हिंद।